जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हमारे ही दुनिया के ठीक नीचे दबी हुई है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने सिर्फ हजारों साल पहले के अतीत को ही नहीं, बल्कि आज ठीक इसी पल में हमारे भविष्य को भी कंट्रोल कर रहा है। और हमें हमें इसका अंदाजा तक नहीं है। हाँ, ये बाइनरी कोड है। मतलब डिजिटल दुनिया की सांस कह लीजिए। हमारी, आपकी पूरी मॉडर्न दुनिया बस इसी एक सिंपल से आइडिया पर टिकी हुई है। और हमें इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? यही कि इसका क्रेडिट जाता है 17वीं सदी के एक जर्मन फिलोसोफर गॉटफ्राइड लाइबनिज को, कि भाई वही थे जो इस कोड को दुनिया के सामने लाए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी टेक्नोलॉजी की जो सबसे बुनियादी भाषा है वो किसी साइंटिफिक लैब में नहीं, बल्कि प्राचीन संस्कृत के श्लोकों और छंदों में छिपी हुई थी। अब ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास को ही नहीं, बल्कि साइंस की पूरी कहानी को ही चुनौती देता है। देखिए, हमें स्कूल में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो एक सीधी साधी साफ सुथरी कहानी है। ग्रीस से शुरू हुई, फिर रोम, फिर यूरोप का रेनेसां और फिर आ गया मॉडर्न साइंस। लेकिन ये कहानी, ये खतरनाक हद तक अधूरी है। ये उस पूरी की पूरी नींव को नजरअंदाज कर देती है जिस पर यह सब कुछ बनाया गया था। एक ऐसा छिपा हुआ बेस जिसे जानबूझकर भुला दिया गया। तो अब हमारे सामने ये तीन बेहद परेशान करने वाले सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी समझ पर सवाल उठाते हैं, और इनके जवाब हमारे सोचने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो बात है 1995 की। एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी को हल्दी के घाव भरने वाले गुणों पर पेटेंट मिल गया। अब भारत में जब यह खबर आई तो लोगों को लगा कि ये कोई मजाक चल रहा है। अरे ये तो हर घर में हर माँ हर दादी को पीढ़ियों से पता है, ये तो किचन का ज्ञान है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। लेकिन फिर भी सोचिए, भारत को बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ना पड़ा ये साबित करने के लिए कि ये ज्ञान कोई नया नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। और ये कोई छोटी मोटी एकेडमिक बहस नहीं थी, इसके सीधे सीधे आर्थिक परिणाम थे। इसे कहते हैं बायोपायरेसी। और ये तो बस एक छोटा सा लक्षण था एक बहुत बड़ी गहरी समस्या का। हल्दी का मामला तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। असली समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसे आप कह सकते हैं बौद्धिक विस्मृति, एक तरह की सामूहिक भूलने की बीमारी। जब कोई समाज ये भूल जाता है कि उसने दुनिया को क्या क्या दिया है, तो वो सिर्फ अपना अतीत नहीं खोता, वो अपना भविष्य बनाने की ताकत भी खो देता है। ये कॉन्फिडेंस का धीरे धीरे खत्म हो जाना है। आप ज्ञान को सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन मत समझिए, ये एक पेड़ की जड़ों की तरह है। इन्हीं जड़ों से एक समाज की पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, सब कुछ निकलता है। और जब आप जड़ों को ही काट देते हैं या उस पेड़ को ये यकीन दिला देते हैं कि तुम्हारी तो कोई जड़ें हैं ही नहीं, तो धीरे धीरे पूरा का पूरा पेड़ सूखने लगता है। तो सवाल ये है कि ये भूलने की बीमारी हुई कैसे? इसका जवाब छिपा है पावर के खेल में। पिछले कुछ 100 सालों से दुनिया पर एक खास नजरिए का दबदबा रहा है, और इस नजरिए ने गैर पश्चिमी ज्ञान प्रणालियों को साइंस नहीं बल्कि कल्चर, ट्रेडिशन या बस लोक कथा का टैग दे दिया। ज्ञान की परिभाषा ही बदल दी गई, और जो कुछ भी उस नई परिभाषा में फिट नहीं बैठा उसे इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया गया। लेकिन ये सब सिर्फ क्रेडिट लेने या नेशनल प्राइड की बात नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उस पावरफुल टूल किट को फिर से खोजने के बारे में है, सोचने का एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हकीकत को एक अलग ही, ज्यादा जुड़े हुए और शायद ज्यादा गहरे तरीके से देखता था। तो चलिए अब हम उस भूले हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को डीकोड करना शुरू करते हैं। तो आखिर ये भारतीय ज्ञान प्रणाली या IKS थी क्या? देखिए, ये कोई बिखरे हुए आविष्कारों की लिस्ट नहीं थी, ये एक पूरा स्ट्रक्चर था, हकीकत का एक नक्शा, ज्ञान की एक बहुत बड़ी वास्तुकला। और ये रहा उस वास्तुकला का ब्लूप्रिंट। इसे कहते थे चतुर्दश विद्या स्थान, यानी ज्ञान के 14 घर। इसमें 4 वेद थे जो मूल ग्रंथ थे, फिर 6 वेदांग जो सहायक विज्ञान थे, जैसे फोनेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, और फिर फिलॉसफी के अलग अलग स्कूल। ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की कोई लिस्ट नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक रोड मैप था, ये समझने के लिए कि यूनिवर्स का हर छोटा बड़ा हिस्सा एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। बात है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। पाणिनि नाम के एक विद्वान हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने संस्कृत जैसी, मतलब दुनिया की सबसे जटिल भाषाओं में से एक को सिर्फ 4000 एल्जेब्रिक रूल्स में बांध दिया। सोचिए,
उनका सिस्टम इतना इतना परफेक्ट और लॉजिकल था कि उसे दुनिया की पहली लैंग्वेज मशीन कहा जाता है। और आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ना, वो मानते हैं कि ये फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी का सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ये वही थ्योरी है जिस पर आज की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी गई है। और फिर आता है शून्य। जाहिर है, पश्चिम में कुछ नहीं को अक्सर एक खालीपन की तरह देखा जाता था, लेकिन भारत में शून्य एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट था। ये एब्सेंस नहीं था, बल्कि अनंत संभावनाओं का प्रतीक था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक फिलॉसफिकल आइडिया था। और इस एक कॉन्सेप्ट के बिना ना तो डेसिमल सिस्टम होता, ना आज का मॉडर्न मैथ होता, और न ही बाइनरी कोड। 0 और 1 की ये पूरी डिजिटल दुनिया शून्य की उस गहरी समझ के बिना असंभव है। हम सब ने स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम तो जरूर पढ़ा है, लेकिन शुल्ब सूत्र नाम के जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, जो यज्ञ की वेदियों को बनाने के लिए लिखे गए थे, उनमें इस थ्योरम का बिल्कुल सटीक ब्यौरा और इस्तेमाल मिलता है। और ये पाइथागोरस के जन्म से सदियों पहले की बात है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, ये अप्लाइड इंजीनियरिंग थी, जिसका इस्तेमाल बहुत ही जटिल और सटीक स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता था। यहां पर गणित और आध्यात्मिकता एक साथ काम करते थे। और ये सिर्फ थियरी या मैथ्स तक ही सीमित नहीं था। जरा वुड स्टील के बारे में सोचिए। भारत में बना एक ऐसा स्टील जिसकी पूरी दुनिया में धूम थी। दमिश्क की मशहूर तलवारें इसी से बनती थीं। कहानियों में कहते थे कि यह हवा में गिरते हुए रेशम के रुमाल को भी काट सकता था। जब आज के साइंटिस्ट ने इसे एनालाइज किया तो वो हैरान रह गए। उन्हें इसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स मिले। ये नैनो टेक्नोलॉजी है जिसे हम 21वीं सदी का आविष्कार समझते हैं, वो सदियों पहले मौजूद थी। और अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो 5वीं सदी में आर्यभट्ट थे। एक ऐसे दौर में जब यूरोप में ज्यादातर लोग ये मानते थे कि धरती चपटी है और ब्रह्मांड का केंद्र है, तब आर्यभट्ट ने धरती का घेरा यानी सर्कमफ्रेंस की हैरान करने वाली सटीक कैलकुलेशन की, सोलर ईयर की लंबाई बताई और ये थ्योरी दी कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सब कोपर्निकस से 1000 साल पहले। लेकिन अगर हम इन सारी उपलब्धियों को, चाहे वो गणित हो, मेटलर्जी हो या एस्ट्रोनॉमी, अलग अलग करके देखेंगे तो हम सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात को मिस कर जाएंगे। हम उस अदृश्य धागे को, उस फिलॉसफी को देखने से चूक जाएंगे जो इन सबको एक साथ जोड़ती थी। हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो हमें हर चीज को बांटना सिखाती है। साइंस यहाँ है, फिलॉसफी वहाँ है और आर्ट्स तो कहीं और ही है। हम ज्ञान को अलग अलग बिना किसी कनेक्शन वाले डिब्बों में बंद कर देते हैं। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा धोखा है जो हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली की असली ताकत को देखने से रोकता है। उस सिस्टम में ये डिब्बे थे ही नहीं। एस्ट्रोनॉमी इसलिए एडवांस नहीं थी कि उन्हें बस तारे देखना पसंद था। वो इसलिए एडवांस थी क्योंकि समाज के रीति रिवाजों और त्योहारों के लिए एकदम सटीक कैलेंडर की जरूरत थी, जिससे जिंदगी में एक ताल बनी रहे। गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये वो दार्शनिक भाषा थी जिससे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को समझा जाता था। और आयुर्वेद यानी मेडिसिन, वो सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करता था, वो मानता था कि शरीर, मन और आत्मा ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। असल में लक्ष्य चीजों को बांटना नहीं बल्कि जोड़ना था। मकसद ये समझना था कि हर चीज का बाकी हर चीज से क्या रिश्ता है। हर आइडिया, हर खोज, हर एटम कैसे एक बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया था, एक बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ है कि हमने सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं खोए, हमने पूरी की पूरी तस्वीर ही खो दी है। हम ज्ञान को टुकड़ों में देखते आए हैं, जैसे किसी टूटे हुए शीशे के टुकड़े, जबकि असल में ये एक बहुत बड़ा, जटिल और खूबसूरत जाल था। तो ये सब हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करता है? ये हमें मजबूर करता है कि हम ज्ञान के बारे में अपनी पूरी सोच को ही बदलें। ये कोई सीधी रेखा नहीं है जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक जाती है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल टैपेस्ट्री है, एक विशाल चित्रपट जिसमें हर कल्चर ने अपने अनोखे और शानदार धागे बुने हैं। हाँ, कुछ धागे वक्त के साथ खो गए हैं और अब हम उन्हें फिर से खोज रहे हैं। इसलिए नहीं कि एक कहानी को हटाकर दूसरी कहानी ले आएं, बल्कि इसलिए ताकि पूरी तस्वीर और ज्यादा सच्ची और मुकम्मल बन सके। और इस पूरी यात्रा का जो सार है वो एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ के एक विचार में मिलता है। ये ज्ञान की उस शुद्ध करने वाली ताकत के बारे में है जो हमें उस धुन से बाहर निकालती है जिसमें हम जी रहे होते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इसका मतलब है इस दुनिया में ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। ज्ञान, असली गहरा ज्ञान, वो अज्ञानता और पूर्वाग्रह की परतों को हटा देता है। यह हमें चीजों को वैसा देखने की ताकत देता है जैसी वे हैं,
न कि जैसा हमें बताया गया है कि वे हैं। तो आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली सवाल ये नहीं है कि प्राचीन लोग क्या क्या जानते थे या उन्होंने क्या क्या खोजा था। असली सवाल ये है सोचने के, सवाल करने के और दुनिया को देखने के वो कौन से तरीके थे जिन्हें हम खो चुके हैं। वो कौन से सवाल हैं जो हम आज पूछना ही भूल गए हैं।